हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम पाँच शीत युद्ध का दौर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आते हैं। आप इनको प्रिपेयर करके एक अच्छे नंबर गेट कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट की किन्हीं चार महत्वपूर्ण घटनाओं की व्याख्या कीजिए। क्यूबा मिसाइल संकट की चार महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित थीं। क्यूबा मिसाइल संकट, ये जो संकट था, जो एक क्राइसिस था, ये सोवियत संघ, रशिया और अमेरिका के बीच में था। क्यूबा का सोवियत संघ से जुड़ाव था। सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव क्यूबा को सैनिक अड्डे में बदलने के लिए 1962 में वहाँ परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इसके बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुना ठिकानों पर परमाणु हमले कर सकता था और शहरों पर हमला बोल सकता था। दूसरा पॉइंट है, सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की खबर अमेरिकी नेतृत्व को 3 हफ्ते बाद पता चली। परमाणु बम जब पूरे इंस्टॉल हो चुके थे और रेडी टू फायर थे, उसके बाद में अमेरिका को एक खबर पता लगी कि जो रशिया है उसने क्या किया है, क्यूबा को एक सैनिक अड्डे में तब्दील कर दिया और अब वो बहुत ही ईजिली अब टारगेट में है परमाणु बमों पे। तीसरा पॉइंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोकने का आदेश दिया। उसके बाद इन दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने जैसी आशंकाएं बढ़ गई। अब अमेरिका भी कुछ करने से डर रहा था और रशिया भी करने से डर रहा था, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने अपने नौसैनिक बेड़ों को क्यूबा की घेराबंदी करने के लिए बोल दिया कि कोई भी रशिया का जहाज़ वहाँ तक ना पहुँच सके, उसे कोई भी मदद ना मिल सके। और ये अमेरिका ये बताना चाहता था कि हम लोग इस चीज़ को लेकर सीरियस है कि आपको यहाँ से अपनी परमाणु मिसाइलें हटानी पड़ेंगी। उसके बाद इन दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाने की आशंका बढ़ गई, जो परमाणु युद्ध में बदल सकती थी, क्योंकि अगर क्यूबा मिसाइलें तैनात हो चुकी क्यूबा में, ठीक है, तो वहाँ से भी फायर हो सकता है अमेरिका के ऊपर। और अगर अमेरिका पे परमाणु बम गिरते, ठीक है, तो अमेरिका भी रशिया पे और फिर क्यूबा पे या फिर रशिया के जितने भी साथी देश थे उन पर भी हमला बोल सकता था, वो भी परमाणु बम का। तो पूरी दुनिया की नज़रें किस पे थी? इस क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे अमेरिका और रशिया की नीतियों के ऊपर थी कि अब ये दोनों करेंगे क्या। फोर्थ पॉइंट है, अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का निर्णय लिया। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापस हो गए। इस संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति को शीत युद्ध का प्रारंभ क्यों समझा जाता था? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, हमें पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, द्वितीय विश्व युद्ध था, वो 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद रशिया और अमेरिका आपस में प्रतिद्वंदी हो गए अपनी अपने इकोनॉमिक आइडियाज़ को लेकर और अपने अपनी आइडियाज़ स्ट्रेटजीज वगैरह को लेकर, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति समकालीन विश्व का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बिंदु है। मित्र राष्ट्रों की विजय तथा धुरी राष्ट्रों की पराजय से इस युद्ध की समाप्ति हो गई। जितने भी फ्रेंड्स कंट्री थे, जो मित्र राष्ट्र थे, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जिसे कहते हैं ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रशिया शामिल थे, ठीक है, ये मित्र राष्ट्र थे। और जो धुरी शक्तियाँ थी, धुरी शक्तियों में आता है हमारे जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। तो जर्मनी, इटली, जापान तीनों ही हार चुके थे और इन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो दोनों खेमों में बढ़ती नज़र आने लगी। पश्चिमी गठबंधन के द्वारा अप्रैल 1949 में 49 में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की स्थापना की गई। इसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन द्वारा घोषणा की गई कि यदि इस गठबंधन के किसी भी देश पर हमला होता है तो नाटो में शामिल प्रत्येक देश एक दूसरे की सहायता करेगा और सब मिलकर, नाटो के जितने भी देश हैं सब मिलकर उस पर टूट पड़ेंगे जिसने भी हमला किया होगा उसके ऊपर। तो पश्चिमी गठबंधन के द्वारा 1955 में सोवियत संघ के नेतृत्व में वर्साई की संधि की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है, विश्व का विभाजन परस्पर विरोधी राजनीतिक विचारधाराओं तथा सैनिक गठबंधनों के बीच होने के कारण एक वैचारिक युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन तथा प्रसार कर रहा था तथा साम्यवाद को रोकना चाहता था। और साम्यवाद को फॉलो कौन कर रहा था? दूसरी तरफ सोवियत संघ साम्यवाद का प्रसार कर रहा था तथा पूंजीवाद का विरोध कर रहा था।
शीत युद्ध ने राजनीतिक संदेह और अविश्वास के दायरे को बढ़ा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियाँ छोटे देशों पर अपना नियंत्रण क्यों बनाए रखना चाहती थीं? तो इसका उत्तर है, महाशक्तियों को छोटे देशों की ज़रूरत थी क्योंकि महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज की प्राप्ति, युद्ध के समय में इन्हें दोनों चीज़ें चाहिए थी, तेल भी चाहिए और खनिज पदार्थ भी चाहिए, हथियार बनाने के लिए तेल वगैरह चाहिए था युद्ध लड़ने के लिए। दूसरा पॉइंट है भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें, ऑपरेट कर सकें, आर्मी को अपने वेपन्स को छुपा सकें और वहाँ से वो हमला भी कर सकें। तीसरा पॉइंट था सैनिक ठिकाने, जहाँ महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकें। चौथा पॉइंट है आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। लाइक अगर युद्ध हो जाता, युद्ध की कंडीशन में ये करते, खर्चे को बांट सकते थे, जो युद्ध में होने वाला खर्चा है किसी एक देश पे नहीं पड़ता अगर इनके पास में गठबंधन है तो। अगला पॉइंट है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, NIFO की धारणा को जन्म देने वाली परिस्थितियों को उजागर कीजिए। इस प्रयास को कमज़ोर बनाने वाले किन्हीं दो कारकों की व्याख्या कीजिए। गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। जितने भी गुटनिरपेक्ष देश थे वो अपने आप को अलग नहीं रखते थे, ठीक है। वो इनके बीच में जितनी भी लड़ाई झगड़े होते थे, जैसे कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी, उनको वो ठीक करने के भी काम करते थे आपसी सहयोग से। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देश अल्पविकसित देशों का दर्जा मिला था, क्योंकि ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे, अभी अभी आज़ाद हुए थे अपने अपने साम्राज्यवादी देशों से, ठीक है। इन दो देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से ज़्यादा विकसित विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। अगर ये युद्ध में फंस जाएंगे तो ये अपनी जनता को गरीबी से कैसे उबारेंगे, इनके पास पहले ही पैसा नहीं है और युद्ध के अंदर तो पैसा खर्च होता है, ठीक है। नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायने में आज़ाद नहीं रह सकता। अगर मान लो आज़ाद भी है देश, लेकिन वहाँ पे गरीबी से लोग मुक्त नहीं है, गरीबी बहुत ज़्यादा फैली है, भुखमरी है, तो ऐसी आज़ादी का लोग अच्छे से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो उसे धनी देशों के पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे वो फूड के लिए हो गया, खाने के लिए हो गया, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी के लिए हो गया, पैसे के लिए हो गया, कैपिटल के लिए हो गया, ठीक है। इसमें वह उपनिवेशिक देश भी हो सकता था जिससे राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई हो। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक्टान में टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव पेश किया गया कि इस तरह से व्यापार प्रणाली को बनाया जाए ताकि जिसमें जो नॉन डेवलप कंट्रीज़ हैं या फिर जो अभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं, उनको भी इसमें फ़ायदा हो सके, वो टेक्नोलॉजी मिल सके, उन्हें कैपिटल मिल सके, ताकि वो अपने देश में गरीबी को मिटा सके और प्रोडक्शन को अच्छा कर सके, अपनी GDP बढ़ा सके। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधारों से अल्पविकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया, एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करी गई जिसके अंदर बताया गया कि जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो नॉन डेवलप कंट्रीज़ पे क्या करते हैं, उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती से उनके जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका शोषण करते हैं उनसे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। तीसरा पॉइंट है पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी और अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO को कमज़ोर बनाने वाले दो कारकों की पहचान स्पष्ट है। पहला यह है व्यवस्था गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पर खड़ी हुई थी, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कमज़ोर पड़ने के साथ ही इस व्यवस्था को कमज़ोर हो जाना स्वाभाविक था। इसी तरह दूसरा कारण इस व्यवस्था का विकसित देशों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा था। विकसित देश विश्व की आर्थिक स्थितियों को अपने हाथ में ही बनाए रखने में विश्वास करते थे। जितने भी डेवलप कंट्रीज थे, विकसित देश थे, वो चाहते थे कि ट्रेड के लिए, किसी भी तरह के व्यापार के लिए
जितने भी व्यापार के लिए, उत्पादन के लिए जितने भी ये गरीब देश हैं, ये उनके ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहें, ताकि वो अपने को ग्रोथ ना कर सकें। अगर उन्होंने ग्रोथ कर ली तो उनकी जो मार्केट है, जितने भी डेवलप कंट्रीज़ जो विकासशील देशों में अपना माल बेचते हैं, वो नहीं बेच पाएंगे अगर उन्होंने अपना माल तैयार कर लिया तो। इसी के साथ ये क्वेश्चन वीडियो में एंड कर रहा हूँ। इसमें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो इसमें मैं कुछ ही दिन में डाल दूंगा। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और आपको उसके आंसर्स चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।